हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि एडुटेरिया 7500 प्लस एमसीक्यू के अंतर्गत इसके पिछले वीडियो हम सेट नंबर 18 पढ़ चुके थे। आज देखेंगे इस वीडियो में सेट नंबर 19। सेट नंबर 19 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एवं तथ्य बनते हैं हम उन्हें सब इस वीडियो में कराएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। हम जो क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे आप उसे अपने कॉपी पर लिखते चलिएगा, ताकि एग्जाम में जाने से पहले आप इसे एक बार देख कर जाइएगा, तो अगर यहाँ से प्रश्न बने तो वहाँ छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए आते हैं अब सीधे क्वेश्चन पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है तो 1। देखिएगा थोड़ा सा जूम कर देते हैं कि ताकि आपको अच्छा से देख सके। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है तो 1। देखिएगा, पशुपति मोहरे सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली हैं तो याद रखिएगा मोहनजोदाड़ो से मिली है। कहाँ तो मोहनजोदाड़ो से मिली है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। आप देखते हैं मोहनजोदाड़ो से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पूछेंगे। मोहनजोदाड़ो का खोज किसने कब हुआ है तो मोहनजोदाड़ो का खोज वर्ष 1922 में हुआ था। लेकिन पूछेंगे मोहनजोदाड़ो का खोज किसने किया है तो याद रखिएगा D.R. बनर्जी, जिसे राखलदास बनर्जी कहा जाता है, कहा जाता है। पे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे मोहनजोदाड़ो किस नदी पर है तो मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदाड़ो जो है किस नदी के किनारे हैं तो मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा जो है पूछेंगे कि मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के जो हैं मोहनजोदाड़ो जो हैं पाकिस्तान के सिंध प्रांत लरकाना जिला में पड़ता है। कहाँ तो लरकाना जिला में पड़ता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए अब देखते हैं कि मोहनजोदाड़ो से क्या क्या चीज़ का साक्ष्य मिला है। आप इसे अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा जो भी हम बताते चल रहे हैं। तो यहाँ पर पूछेंगे मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है तो मोहनजोदाड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है तो सिंधी भाषा का शब्द है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे मोहनजोदाड़ो में सिंधी भाषा का अर्थ क्या होता है तो मृतकों का टीला होता है। क्या तो मृतकों का टीला होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है यह जो है जैसे बता चुके हैं कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में पड़ते हैं मोहनजोदाड़ो, और सिंधु नदी के बाएं तट पर है। मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु नदी के बाएं तट पर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। मोहनजोदाड़ो को पश्चिमी टीला स्तूप का शहर भी कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो को ही पश्चिमी टीला स्तूप का शहर कहा जाता है। इसके अलावा है देखिएगा मोहनजोदाड़ो में अन्नागार, क्या बोले हैं अन्नागार, महाविद्यालय और स्नानागार का भी साक्ष्य मिला है। अन्नागार, महाविद्यालय, स्नानागार का भी साक्ष्य मिला है। हम बताते चल रहे हैं, आप उसे अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। अगर तेजी है तो वीडियो आप रोककर नोट कर सकते हैं। दूसरा है पूछेंगे वस्त्र निर्माण का साक्ष्य कहाँ से मिला है तो वस्त्र निर्माण का भी साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से ही मिला है। मलेरिया का साक्ष्य कहाँ मिला है, मलेरिया का साक्ष्य जो मिला है मोहनजोदाड़ो से ही मिला है। इसके अलावा है पशुपतिनाथ सर्वाधिक मोहरे और नर्तक की मूर्ति, पशुपतिनाथ सर्वाधिक मोहरे और नर्तक की मूर्ति की भी साक्ष्य कहाँ मिला है तो मोहनजोदाड़ो से ही मिला है। तांबे का हेयर किल्प और पुजारी की मूर्ति, तांबे का हेयर किल्प और पुजारी की मूर्ति का भी साक्ष्य कहाँ से मिला है तो मोहनजोदाड़ो से ही मिला है। बकरे के पीछे चाकू लिए व्यक्ति का साक्ष्य कहाँ से मिला है तो मोहनजोदाड़ो से ही मिला है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। आगे है प्रेतों का टीला किसे कहा जाता है तो प्रेतों का टीला
मोहनजोदाड़ो के ही कहा जाता है। प्रेतों का टीला मोहनजोदाड़ो का कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का बगीचा मोहनजोदाड़ो की कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का बगीचा मोहनजोदाड़ो की ही कहा जाता है। स्तूपों का टीला मोहनजोदाड़ो के ही कहा जाता है। स्तूपों का टीला मोहनजोदाड़ो का ही कहा जाता है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ से अगर एग्जामिनर को किसी भी प्रश्न पूछे या कोनो भी प्रश्न पूछे तो आप उसे हल भी कर सकते हैं। बस आप इसे ध्यान से सुनते रहिएगा। अब बताते हैं लोथल के बारे में। किसके बारे में? तो लोथल के बारे में। देखिएगा, पूछेंगे कि लोथल जो है भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो लोथल जो है भारत के गुजरात में पड़ता है। कहाँ? तो भारत के गुजरात राज्य में। भारत के गुजरात राज्य में है, गुजरात में है। लेकिन पूछेंगे लोथल जो है किस नदी पर है? तो भोगवा नदी पर है। लोथल किस नदी पर है? तो भोगवा नदी पर है। लेकिन पूछेंगे इसका खोज कब हुआ है? तो 1955 से 1956, 1955 से 1956 में इसका खोज हुआ। यहाँ पे से ध्यान से। लेकिन पूछेंगे इसका खोज किसने किया है? लोथल का खोज किसने किया है? तो रंगनाथ राव ने किया था। रंगनाथ राव ने किया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यह जो है लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिला में है। गुजरात के अहमदाबाद जिला में है। लेकिन देश पूछेगा तो भारत होगा। देश पूछेगा तो भारत होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब आते हैं लोथल में क्या क्या चीज़ का साक्ष्य मिला है उसके बारे में हम भी देख लेते हैं। देखिएगा कि लोथल में क्या क्या चीज़ का साक्ष्य मिला है। तो याद रखिएगा लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में है। इसका खोज रंगनाथ राव ने 1955 से 56 में किया था। यहाँ देखिएगा लोथल जो है बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। लोथल जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बंदरगाह के लिए। तो बंदरगाह तो पूछेंगे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित बंदरगाह कौन है? तो एक है लोथल और दूसरा है गोदीवाड़ा। एक है लोथल और दूसरा क्या है? तो गोदीवाड़ा और लोथल जो है ये बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा सती प्रथा, क्या बोले हैं? सती प्रथा का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो लोथल से मिला है। सती प्रथा का साक्ष्य लोथल से मिला है। चावल के प्रथम साक्ष्य, चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। आटा पीसने की चक्की, आटा पीसने की चक्की का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। दांत की स्केल, क्या बोले हैं? दांत की स्केल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल से। दांत की स्केल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। मृद भांडों पर कौवा तथा लोमड़ी का उत्कीर्ण मूर्ति, मृद भांड पर कौवा तथा लोमड़ी की उत्कीर्ण मूर्ति का साक्ष्य भी कहाँ से मिला है? तो लोथल से ही मिला है। दूह मुँह वाला राक्षस, दूह मुँह वाला राक्षस, दो मुँह वाला राक्षस का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो लोथल से ही मिला है। दरवाजा मुख्य सड़क पर खोला हुआ था, दरवाजा मुख्य सड़क पर खोला हुआ था। ये भी साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो लोथल से ही मिलता है। कहाँ? तो लोथल से ही मिलता है। छिद्रयुक्त बालक, छिद्रयुक्त बाले में बालक की खोपड़ी, छिद्रयुक्त बालक की खोपड़ी में, छिद्रयुक्त बालक की खोपड़ी में, ये भी साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। क्या? खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी जो है गुजरात में पड़ता है, जो लोथल के किनारे है। गोदी के साक्ष्य कहाँ से मिला? तो लोथल से मिला है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जैसे कि इसके पहले हम मोहनजोदाड़ो के बारे में बताते हैं और लोथल के बारे में बताते हैं। अब बताते हैं कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा के बारे से क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है? तो देखिएगा कालीबंगा जो है भारत के राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो भारत के राजस्थान में पड़ता है। पे से ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। तो देखिएगा 1 मिनट, किसके बारे में बता रहे हैं? तो कालीबंगा के बारे में देखिएगा। कालीबंगा, तो कालीबंगा क्या बोले हैं? कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में भारत के गंगानगर में है, भारत के गंगानगर में है। लेकिन पूछेंगे कालीबंगा के खोज किसने किया है? तो बीबी लाल और बी के थापर ने किया है। बीबी लाल बी के थापर और एक घोष ने किया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और कालीबंगा जो है, कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे है। लेकिन पूछेंगे कालीबंगा का खोज कब हुआ है? तो
1953 में हुआ है। कालीबंगा का खोज कब हुआ था? 1953 में हुआ है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब देखते हैं कालीबंगा से संबंधित साक्ष्य क्या मिला है। तो देखिएगा कालीबंगा से संबंधित साक्ष्य के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर पूछेगा कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ी। कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। इसका खोज जो है अमलानंद घोष ने किया था। अमलानंद घोष 1952 से 53 में। लेकिन खोज किसने किया? तो अमलानंद घोष। किसका? तो कालीबंगा के। लेकिन पूछेंगे कालीबंगा का उत्खनन किसने किया था? उत्खनन किसने किया था? तो B.K. थापर ने किया था। B.K. थापर ने किया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। दीनहीन बस्ती किसे कहा जाता है? तो कालीबंगा को। दीनहीन बस्ती किसे कहा जाता है? तो कालीबंगा को कहा जाता है। जूते हुए खेत के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य चना और सरसों का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। कहाँ? तो कालीबंगा से ही मिला है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे भी गए हैं और पूछने की संभावना ही बनते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे कुछ और संबंधित इसी से महत्वपूर्ण तथ्य जो कालीबंगे में ही मिला है। देखिएगा कालीबंगा से क्या साक्ष्य मिला है? तो देखिएगा ऐसी इस तरह हम कर देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि हम ये सभी कालीबंगा से संबंधित बता रहे हैं। तो बच्चों की खोपड़ी में 6 छिद्र, बच्चों की खोपड़ी में 6 छिद्र का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। लकड़ी की नाली, लकड़ी की नाली, लकड़ी की नाली का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से ही मिला है। इसके अलावा है अग्निकुंड के साक्ष्य या अग्नि देवी का, अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। हाथी दांत की कंघी और भूकंप का प्रमाण, हाथी दांत की कंघी और भूकंप का प्रमाण, हाथी दांत की कंघी और भूकंप का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से ही मिला है। कालीबंगा से ही मिला है। पीछे ध्यान से याद रखिएगा। ऊँट की हड्डी, ऊँट की हड्डी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ऊँट की हड्डी का साक्ष्य जो मिला है कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा से मिला है। इसके अलावा जो है भवन का निर्माण, भवन का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा, भवन का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा कहाँ से साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगा से ही मिला है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अलकृत ईंटों का साक्ष्य, अलकृत ईंटों का साक्ष्य ये भी कहाँ मिला है? तो कालीबंगा से। अलकृत ईंटों का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। सेल खड़ी मिट्टी की मोहरी, सेल खड़ी मिट्टी की मोहरी के साक्ष्य कहाँ मिला है? तो कालीबंगा से। मृद भांड के साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से ही मिला है। मृद भांड, सेल खड़ी और मिट्टी की मोहरे के साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से ही मिला है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब एक बचता है क्या? तो बनावली। क्या है? तो बनावली। तो देखिएगा कि बनावली का खोज किसने किया है और कब किया है। देखिएगा बनावली भी हम आपको बता ही देते हैं। देखिएगा क्या? तो बनावली से संबंधित ये तथ्य होगा। तो देखिएगा बनावली जो है रंगोई नदी के किनारे, बनावली किस नदी के किनारे? तो रंगोई नदी के किनारे। यहाँ पर पहला प्रश्न होगा कि रंगोई नदी के किनारे हैं। इसका खोज कब हुआ है? तो 1973 से 74 में, 1973 से 74 में। लेकिन पूछेंगे इसका खोज किसने किया है? तो रविंद्रनाथ बिष्ट और R.S. बिष्ट, रविंद्रनाथ बिष्ट और R.S. बिष्ट ने किया था। रविंद्रनाथ बिष्ट और R.S. बिष्ट ने किया था। यह जो है बनावली जो है हरियाणा के हिसार जिला में, बनावली कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में ही है। बनावली कहाँ है? तो हरियाणा में ही। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। डायरेक्ट प्रश्न भी पूछ सकता है कि बनावली किस राज्य में है? तो बनावली जो है हरियाणा के हिसार जिला में। कहाँ? तो हिसार जिला में है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल भाग स्थित है? निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? अर्थात हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल है जो भारत में स्थित है? तो याद रखिएगा एक जो है देखिएगा, एक है मिथाचल और दूसरा है
बनावली। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी है। क्या है तो सी है यहाँ पे से ध्यान से। अमारी और हड़प्पा जो पड़ता है पाकिस्तान में ही पड़ता है। अमारी और हड़प्पा कहाँ पड़ता है तो पाकिस्तान में ही पड़ता है। आइए बनावली के बारे में बताते हैं हड़प्पा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तब पूछेंगे हड़प्पा जो है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है तो रावी नदी के किनारे। लेकिन पूछेंगे हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ है तो 1921 में हुआ था। किसने किया है तो हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने किया था। यह जो है पंजाब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में है। हड़प्पा जो है पाकिस्तान की क्या बोले हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत मोंटगोमरी जिला में। कहाँ है तो मोंटगोमरी जिला में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा ताकि अगर ये सभी वहाँ प्रश्न बने तो ये सभी छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आप देख लेते हैं कि हड़प्पा में क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तो देखिएगा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित साक्ष्य देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत मोंटगोमरी जिला वर्तमान में शाही जिला में अवस्थित है। हम बता चुके हैं। अब देखिएगा रावी नदी के बाएं तट पर है। हड़प्पा तो रावी नदी के किनारे है लेकिन किस तट पर है तो बायां तट पर है। किस तट पर है तो बायां तट पर। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। अगर इस तरह प्रश्न पूछेगा तो आप उसे ध्यान से करिएगा। लेकिन पिगट महोदय ने क्या बोले हैं पिगट महोदय ने पिगट महोदय ने अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। पिगट महोदय ने अर्ध औद्योगिक नगर कहा है किसे तो हड़प्पा को कहा है। 18 चबूतरों का साक्ष्य कहाँ से मिला है तो 18 चबूतरों का साक्ष्य कहाँ से मिला है तो हड़प्पा से मिला है। इसके जो अलावा हैं 18 चबूतरों का साक्ष्य जो वीरताकार के रूप में है। वीरताकार के रूप में है। हिरन पर आक्रमण करते हुए कुत्ता का साक्ष्य कहाँ से मिला है तो हड़प्पा से मिला। कहाँ तो हड़प्पा से ही मिला है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है तांबे की इक्का गाड़ी जली हुई गेहूँ। तांबे की इक्का गाड़ी और जली हुई गेहूँ तथा जौ की भूसी का साक्ष्य कहाँ से मिला है तो हड़प्पा से मिला। क्या तो हड़प्पा से मिला है। 16 तार्म भट्टिया और R37 कब्रिस्तान 16 तार्म भट्टिया और R37 कब्रिस्तान एवं हिरन की समाधि कहाँ से मिला है तो देखिएगा। ये बहुत बार ही पूछा गया है। हड़प्पा जो है क्या है तो देखिएगा 1 मिनट क्या है तो 16 तार्म भट्टिया मिला है। क्या तो भट्टिया और R37 क्या बोले हैं R37 कब्रिस्तान का साक्ष्य कहाँ से मिला है तो हड़प्पा से मिला है। हिरन की समाधि भी कहाँ से मिला है तो हड़प्पा से मिला। क्या तो हड़प्पा से ही मिला। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है मुंह में खरगोश पकड़े हुए कुत्ता। हम जो भी बोलते जा रहे हैं आप उसे बस ध्यान से सुनिएगा वीडियो रोक कर देखिएगा। कछुआ की हड्डी का साक्ष्य कहाँ से मिला है तो हड़प्पा से मिला है। कछुआ की हड्डी का साक्ष्य कहाँ से मिला है तो हड़प्पा से मिला है। सांप को पंजे में दबाए गरुड़। क्या बोले हैं सांप को पंजे में दबाए गरुड़ का साक्ष्य कहाँ से मिला है। सांप को पंजे में दबाए गरुड़ हड़प्पा से मिला है। शंख बना बैल का साक्ष्य कहाँ से मिला है। शंख से बना बैल का साक्ष्य कहाँ से मिला है तो हड़प्पा से मिला है। शंख से बना बैल हड़प्पा से मिला है। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा का साक्ष्य कहाँ से मिला तो हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा से ही मिला है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। तो देखिएगा इसका जो क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 3। क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 3। देखिएगा गुप्त द्वारा क्या बोले हैं देखिएगा गुप्त द्वारा जारी किए गए चांदी सिक्के कहलाते थे। गुप्त द्वारा जारी किए गए सिक्के चांदी कहलाते थे। तो याद रखिएगा क्या तो रूपक कहलाते थे। क्या तो रूपक कहलाते थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब देखते हैं सिक्कों के बारे में। देखिएगा 1 मिनट।
किसके बारे में? तो सिक्कों के बारे में। देखिएगा, अगर पूछेंगे सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो क्या बोले हैं, न्यूमैक्टिकस सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में सिक्कों को टेराकोटा कहा जाता था, टेराकोटा कहा जाता था। पे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन मौर्य काल में सिक्कों को आहत, क्या बोले हैं, आहत पंचमार्क धातु का पहला लिखित चित्र बनाया गया था। आप इसे याद रखिएगा। लेकिन मौर्य काल में सिक्कों को पर्ण कहा गया था। क्या? तो पर्ण। और पर्ण किसके बने होते? तो चांदी के बने होते। पर्ण किसके बने होते? तो चांदी के बने हुए थे। सातवाहन ने, क्या बोले हैं, सातवाहन द्वारा शीशा का सिक्का चला गया था। शीशा का सिक्का किसने चलाया? तो सातवाहन ने। शीशा का सिक्का किसने चलाया? तो सातवाहन ने। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे यूनानी, क्या बोले हैं, यूनानी। देखिएगा, एक मिनट देखिएगा, क्या बोले हैं, यूनानी ने सोने के सिक्का चलाया। यूनानी ने जो था सोने के सिक्के चलाया। पे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे कुषाण जो थे, क्या? तो कुषाण जो थे शुद्ध सोने का सिक्का चलाया था। सबसे पहले सोना का सिक्का किसने चलाया था? यूनानी ने। शुद्ध सोना का सिक्का किसने चलाया? तो शुद्ध सोना का सिक्का जो चलाया था कुषाण चलाया था। कौन? तो कुषाण चलाया था। लेकिन यहाँ पर ये पूछेंगे कि गुप्त काल में, क्या बोले हैं, गुप्त काल में, देखिए गुप्त काल में सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी हुआ। सर्वाधिक सोना का सिक्का जारी हुआ था किस काल में? तो गुप्त काल में। अशुद्ध सोना का किसने चलवाया? तो स्कंद गुप्त ने। किस काल में? तो गुप्त काल में। चांदी का सिक्का किसने चलवाया था? गुप्त काल में चांदी का सिक्का किसने चलवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन बोलेंगे मयूर शैली या कौरी समुद्रगुप्त ने चलवाया था। मयूर शैली या किसने चलवाया? तो समुद्रगुप्त ने चलवाया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है हुमायूं, चमड़े का सिक्का चलवाया था। हुमायूं जो था चमड़े का सिक्का, तो हुमायूं, तो पूछेंगे चमड़े का सिक्का किसने चलवाया? तो हुमायूं ने चलवाया था। चमड़े के सिक्का किसने? तो हुमायूं ने चलवाया था। लेकिन यहाँ पर पूछेंगे, देखिएगा, कि बीना बजाते हुए सिक्का पर किसको दर्शाया गया है? तो आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। एक है समुद्रगुप्त और दूसरा है स्कंदगुप्त। एक है समुद्रगुप्त और दूसरा जो है स्कंदगुप्त। तो समुद्रगुप्त को बिना बजाते हुए सिक्के पर दर्शाया गया है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो तीसरा क्या होगा? तो रूपक। तीसरा का डी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना? तो चौथा। देखिएगा असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक का संबंध किससे है? चौथा जो होगा किससे है? तो 1857 के विद्रोह से है। 1857 के विद्रोह से है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 को हुआ था। 10 मई 1857 को हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यह छावनी से चला, मेरठ के छावनी से शुरू हुआ था। 1857 के विद्रोह के प्रथम जो नायक बने थे मंगल पांडे थे। कौन थे? मंगल पांडे थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया? तो बहादुर शाह जफर ने किया था। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। लेकिन पूछेंगे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी से किसने किया है? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? जगदीशपुर के राजा बाबू कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर के राजा बाबू कुंवर सिंह ने किया था। आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा कि 1857 का विद्रोह का नेतृत्व 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया है? आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। देखिएगा, इसके अलावा है बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ बना है? तो पटना बना था। बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ बना था? तो पटना बना था। पे ध्यान से याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 के आंदोलन में दौरान हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा।
भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 8 अगस्त 1942 को हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब बोले हैं तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। खिलाफत आंदोलन बता दे चुके हैं। आओ देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी करो या मरो का नारा देते हुए कहा है, भारतवासियों को करो या मरो, अर्थात देश के लिए मर मिट जाओ या देश आज़ाद करवाओ। वह किसने कहा तो महात्मा गांधी ने कहा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 5वां। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना तो 5वां है, कलचुरी वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया है। कलचुरी वंश की स्थापना किसने किया है तो देखिएगा, कलचुरी वंश के जो संस्थापक हैं क्या तो कोल्लम प्रथम है। कौन है तो कोल्लम प्रथम है, कलचुरी वंश के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय कर्जन की तुलना किससे की। गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय कर्जन की तुलना किससे की तो याद रखिएगा, औरंगजेब से की है। औरंगजेब से की। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, जहांगीर की पत्नी का नाम क्या बोले हैं, जहांगीर की पत्नी का नाम मेहरुनिसा था। क्या तो मेहरुनिसा था, जिसे नूर जहां कहा जाता था। नूर जहां कहा जाता था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अकबर का पिता हुमायूं था। अकबर का पिता कौन था तो हुमायूं था। अकबर जो था 1605 से 1600 1 मिनट देखिएगा, अकबर गद्दी पर कब बैठा है। अकबर जो था गद्दी पर कब बैठा है तो आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। अकबर का जन्म जो हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। अकबर का संरक्षक भैरव खा था। अकबर का संरक्षक कौन था तो भैरव खा था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अकबर जो था शासनकाल कब से कब तक किया है, आप इसका जवाब भी कमेंट में बताइएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7वां कितना है तो क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा, गुलामों की देखरेख के लिए, गुलामों की देखभाल के लिए किसने एक पृथक विभाग बनाया। किसने एक पृथक विभाग बनाया तो 7 का जो होगा देखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इल्तुतमिश की बेटी जो था रजिया सुल्तान था। कौन तो रजिया सुल्तान था। ये जो हैं सभी इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, ये जो सभी गुलाम वंश से संबंध रखते हैं। गुलाम वंश से संबंध रखते हैं। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन है तो बाबर हैं। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है तो बाबर हैं। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी नहीं। अलाउद्दीन खिलजी जो था बहुत ही क्रूर शासक थे। बहुत ही क्रूर शासक थे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 8वां। देखिएगा, भारत में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार, भारत में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ था। किसके समय हुआ था तो औरंगजेब के समय। तो ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकार में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार कौन थी। सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार कौन थी तो सतारा था। कौन तो सतारा। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार भी संभाले थे। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या तो, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदू और मुसलमान में एकता स्थापित करने का ऐसा एक अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं आएगा, 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा, ये किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12, क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 12 देखिएगा क्या है तो, कौन सा अंग्रेजी अधिकारी 1615 में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य से
साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार प्राप्त किए हैं। तो याद रखिएगा 12 जो होगा सर टॉमस रो था जो प्रथम अंग्रेजी व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि ऑप्शन भी अच्छा से देख सके। देखिएगा 1 मिनट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो होगा 13 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? तो 13। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है? तो 13। देखिएगा कौन सही सुमेली थी। तो क्वेश्चन नंबर 13 को जो होगा देखिएगा भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या है? भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते हैं। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में क्या है? तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है। आगे क्या है? तो देखिएगा भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रावधान है। तो देखिएगा 3 का डी है। किस में है? तो इसमें है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना है? तो 14। देखिएगा भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो याद रखिएगा भाषण और अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। भाषण एवं अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। भारत में भाषण की स्वतंत्रता ये है, संघ बनाने की स्वतंत्रता ये है। बी नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? तो संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में यह व्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया जाता है? किस भाग में पूर्णतः शामिल किया जाता है? तो प्रस्तावना में। किसमें? तो प्रस्तावना में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो देखिएगा मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग कितने में? तो भाग 3 में अनुच्छेद पूछेंगे कितना से कितना? तो 12 से 35 है। अब मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं, लेकिन मूल में कितने थे? तो 7 थे। एक 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे मौलिक अधिकार जो है यूएस से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ? तो अमेरिका से लिया गया है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। मौलिक अधिकार कितने? तो 6। एक है समता या समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरोध अधिकार, उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप ये सभी चीज़ें याद रखिएगा ताकि एग्जाम में कौन सा प्रश्न पूछ दे ये किसी को भी पता नहीं है। देखिएगा इसके अलावा है मूल कर्तव्य। क्या? तो मूल कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए? तो रूस से लिए गए हैं। भाग पूछेंगे कितना में है? तो 4 के एम है। पूछेंगे मूल कर्तव्य जो है कहाँ से? तो रूस से लिए गए हैं। भाग कितना में? तो 4 के एम। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा 4 के एम में है। इसके अलावा क्या? तो डीपीएसपी। क्या? तो डीपीएसपी भाग कितना में है? तो भाग 4 में है। डीपीएसपी कितना? तो भाग 4 में है। इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 है। अनुच्छेद 51 है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी कहाँ से? तो आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन पूछेंगे मूल कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 51 के ए में। 51 के ए में। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। प्रस्तावना और प्रस्तावना की भाषा ये अलग अलग देशों से लिया गया है। प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना का भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना का भाषा कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। प्रस्तावना में क्या बोले हैं? प्रस्तावना में कुल 1 बार संशोधन हुआ। प्रस्तावना में कुल कितने बार संशोधन हुए? तो 1 बार। कब हुआ? तो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही संशोधन हुआ। उसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं। वो ये 3 शब्द कौन कौन जोड़े गए हैं? आप उसका जवाब कमेंट में बताइएगा। आप जानते ही होंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 16। क्वेश्चन नंबर कितना है? तो 16। देखिएगा करों और सरकारी कामकाजों के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। किसमें? तो देखिएगा भारत की संचित निधि में। भारत की
संचित निधि में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती है? किसके विरुद्ध जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती है? तो निजी पक्षकार के खिलाफ, निजी पक्षकार के खिलाफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 18। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 18 का जो होगा देखिएगा, भारतीय संविधान भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है, नहीं किया गया है, ये सही है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये भी सही है। अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 होगा। 18 के डी, 18 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19, स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता है? महार समुदाय को अछूत माना जाता है, याद रखिएगा। 19 का जो होगा बी होगा, बम्बई में। कहाँ? तो बम्बई में। तब पूछेंगे महार समुदाय का अछूत किस छुआछूत किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 17 में है। देखिएगा पालकोड पर्वत किस राज्य में है? पालकोड पर्वत किस राज्य में है? याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में है। पालकोड पर्वत कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। और नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु में है। नीलगिरी पर्वत कहाँ? तो तमिलनाडु में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है? रूपों में परिवर्तन दर्शाती हैं। तो 21 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, कायांतरिक चट्टान है। कौन है? तो कायांतरिक चट्टान है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? तो निम्नलिखित में से सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए, कौन सा उत्तर सही होगा? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 22 को होगा, क्वेश्चन नंबर 22 का जो होगा देखिएगा, एंडीज जो पड़ता है, एंडीज पर्वत दक्षिण अफ्रीका में। एंडीज पर्वत कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में। अल्पास कहाँ है? तो अल्पास जो है, अल्पास जो पड़ता है, 1 मिनट देखिएगा, अल्पास क्या बोले हैं? अल्पास जो है यूरोप में है। अल्पास कहाँ है? तो यूरोप में। अल्पास कहाँ है? तो यूरोप में है। और अल्ताई कहाँ है? तो एशिया में है। अल्ताई कहाँ है? तो एशिया में। अल्पेशियन कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 23, 2011 जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों को सही क्रमानुसार सजाए, सही क्रमानुसार सजाइए। तो देखिएगा पहला होगा बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 24, निम्नलिखित में से कौन सा मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं? कौन सा मैंगनीज क्षेत्र जो है कौन सा मैंगनीज क्षेत्र है कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो होगा क्या? तो डी है। क्या? तो डी, चिक्काकुलम है। चिक्काकुलम है, चिकमंगलुरु कर्नाटक में है, बेल्लारी कर्नाटक में है, शिमोगा कर्नाटक में है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? तो देखिएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? कौन से कथन गलत हैं? तो 25 का जो होगा, क्वेश्चन नंबर 25 का जो होगा देखिएगा, ये जो है इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ये गलत है। यह हवाई जलधाराओं का क्षेत्र है, ये भी गलत है। इस क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवर्तीय वर्षा होती है, ये सही है। इस क्षेत्र में सामान्यतः एक प्रकार की प्रजाति एवं वृक्ष होते हैं, ये भी सही है। तो 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, भारत में खाद्य प्रसंस्करण किस क्षेत्र में सर्वाधिक केंद्रित होता है? किस क्षेत्र में सर्वाधिक केंद्रित होता है? तो असंगठित क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27, साल्टमोनेला टाइप नामक जीवाणु किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो यह जो है
मियादी बुखार के द्वारा, मियादी बुखार के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है? कौन सा कथन जो है स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है? तो याद रखिएगा 81 जो होगा डी सी है। उनके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है? तो उनके हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं, ये सत्य नहीं है। उनके हृदय में कितने? तो 2 कोष्ठक होते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक भिन्न फलों के लिए मृदा में विद्यमान एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? एक सूक्ष्म पोषक तत्व है तो मैग्नीज है। कौन है? तो मैग्नीज, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 है, न्यूट्रोफिलस और लिम्फोसाइटस का उद्गम होता है, उद्गम कहाँ होता है? तो देखिएगा अस्थिमज्जम होता है। कहाँ? तो अस्थिमज्जम, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अन्य से अलग है? कौन सा जीव जो है अन्य से अलग है? तो रिंग वर्म जो है अन्य तीनों से भिन्न है, ऑप्शन नंबर बी होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, सेक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? किससे स्रावित होता है? तो 32 का जो होगा डायूनियम द्वारा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33, शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन है? सबसे आवश्यक तत्व कौन है? तो 33 का जो होगा सी, प्रोटीन है। कौन है? तो प्रोटीन ही। उस पादप का चयन कीजिए जिसमें रंध्र दिन के बाद बंद हो तथा रात में खुल जाता है। उस पादप का चयन कीजिए जिसमें रंध्र दिन में होता है लेकिन रात में खुला रहता है, दिन में बंद रहता है लेकिन रात में खुला रहता है। तो 34 का जो होगा हम नागफनी, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35, क्या? तो निम्नलिखित में से किसमें नर तथा मादा युग्मोद्द अनाश्रित तथा स्वतंत्र परजीवी होते हैं? तो क्या? तुम रफाइगनम में, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न में से कौन सा युग्म ऊष्मा का अच्छा चालक है? कौन सा युग्म जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो होगा क्या? रजत एवं तार्प होता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37, क्या? तो आभासी एवं सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होनी चाहिए। आभासी तथा सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होनी चाहिए तो धनात्मक, ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है? धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। कैसी? तो क्षारीय होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसका प्रवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका प्रवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो CO2 का, ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40, परमाणु में कक्षा को भरने का कर्म किससे नियंत्रित होता है? किससे नियंत्रित होता है? तो अफबाहु सिद्धांत के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, क्या? तो एपिसिरिन किसका साधारण नाम है? एपिसिरिन किसका साधारण नाम है? तो एसिटिक सैलिसिस्टोलिक एसिड का, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को किस वर्ष नियमित किया गया है? किस वर्ष नियमित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो होगा ए 1990 से 1991, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, ऋणात्मक होलो रिक्तियों के कारण किस प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन का संवहन होता है? तो याद रखिएगा n प्रकार के अर्धचालकों में जेट इंजन का आविष्कार किसने किया है? तो सर फ्रैंक ह्यूल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, क्या? तो वैश्विक जलवायु
स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष किस संगठन द्वारा जारी की जाती है, किस जारी की जाती हैं? तो 45 का जो होगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत हुई? भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत हुई? तो 46 का होगा ऑप्शन नंबर सी 1954 में। 1954 में, जिस समय पांचशील समझौता हुआ था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा आगे क्या है तो देखिएगा, और 1952 जो हुआ था, 1952 में योजना आयोग की स्थापना थी। योजना आयोग की स्थापना कब? तो 1952 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार क्या है? अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार क्या है? तो देखिएगा, अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार जो है जनता और बैंकों द्वारा भंडारित के रूप में धारित मुद्रा की राशि। ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा तो क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा क्या है तो, खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एवं वैधानिक किया गया है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत। दोबारा पढ़ देते हैं ताकि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित है, किस संवैधानिक निकाय? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 क्या है तो, किस समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? तो याद रखिएगा गोरेवाला समिति। ऑप्शन नंबर बी, गोरेवाला समिति। ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा इस वीडियो का जो है लास्ट प्रश्न है देखिएगा, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करिए। तो देखिएगा यह जो है हॉर्नबिल पर्व कहाँ मनाया जाता? तो नागालैंड में। हॉर्नबिल पर्व कहाँ मनाया जाता? तो नागालैंड में। संघाई पर्व मणिपुर में। संघाई पर्व कहाँ? तो मणिपुर में मनाया जाता है। क्या तो राजहंस आंध्र प्रदेश में। राजहंस आंध्र प्रदेश में। हेमसी पर्व लद्दाख में। हेमसी पर्व कहाँ? तो लद्दाख में मनाया जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार आप इसे पुनः दोबारा देख लीजिएगा, ताकि अगर सेट नंबर 19 से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य एवं प्रश्न बने ये सभी आपको एक ही वीडियो में याद हो जाए। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।